आज की पहली खबर आ रही है MQ-9B ड्रोन की ओर से। भारत अमेरिका से MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV खरीदने के करीब पहुंच गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जनरल एटॉमिक्स के साथ किए जाने वाले इस सौदे में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है। ये संशोधन प्रारंभिक समझौते के दायरे में है और मुख्य रूप से स्वदेशी सामग्री बढ़ाने पर जोर देते हैं। अमेरिका ने अपनी औपचारिकता पूरी करते हुए पहले ही लेटर ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आशा है कि भारत में दिसंबर में होने वाले क्वाड लीडर्स के शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान MQ-9B ड्रोन सौदा और GE-414 जेट इंजन सौदा दोनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। 31 MQ-9B UAV के प्रस्तावित खरीद में से भारतीय नौसेना के लिए 15 सी गार्डियन और सेना और वायुसेना के लिए 8 स्काई गार्डियन खरीदे जाने हैं, जिसकी लागत $3.99 बिलियन होने वाली है। इस डील के हिस्से के रूप में जनरल एटॉमिक्स भारत में ग्लोबल मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी तैयार करने वाला है, जो कि ऑफसेट दायित्वों का पूरा करेगा। आज की अगली खबर आ रही है भारत के लाइट टैंक टेंडर की ओर से। आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड भारतीय सेना के लिए एक लाइट टैंक बनाने के लिए रूसी कंपनियों रोसोवो एंड एक्सपोर्ट और हिंदुस्तान पावर कॉर्पोरेशन के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाने की योजना बना रहा है। इस विकास से सेना के मेक 1 कैटेगरी के तहत खरीदे जाने वाले 295 टैंकों की दौड़ में नया कंटेंडर सामने आने की संभावना है। रशियन स्प्रूट टैंक पर आधारित इस भारतीय लाइट टैंक का सीधा मुकाबला DRDO और L&T द्वारा विकसित जोरावर लाइट टैंक से होने वाला है, जिसमें पहले ही अपने परीक्षण ट्रायल शुरू कर दिए हैं और पहले स्थान पर रहने का लाभ हासिल कर लिया है। भारतीय सेना ने 59 जोरावर लाइट टैंकों के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाकी 300 लाइट टैंकों की खरीद के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है, जिसमें भी जोरावर लाइट टैंक आगे रहने की उम्मीद की जा रही है। स्प्रूट SD पर आधारित लाइट टैंक के संभावित प्रवेश से सेना के लाइट टैंक खरीद में प्रतिस्पर्धा तेज होने की उम्मीद है। अगली खबर आ रही है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट की ओर से। DRDO ने पिनाका MK3 का फैब्रिकेशन वर्क शुरू कर दिया है। पिनाका MK3 का एडवांस वर्जन है। पिनाका MK3 120 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज का दावा करता है, जो भारत की मारक क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बनाएगी। DRDO पिनाका MK3 के साथ साथ लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट परियोजना के तहत 120 किलोमीटर की रेंज वाले गाइडेड पिनाका पर भी काम कर रहा है। DRDO 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर रेंज के पिनाका रॉकेट लॉन्च की परियोजना पर काम कर रही है, जिसका कैलिबर संभवतः एक समान 300 मिलीमीटर होने वाला है। भारतीय सेना ने DRDO से पिनाका 120 और 300 किलोमीटर वेरिएंट विकसित करने के लिए कहा था, जो कि चीन द्वारा लैक के पास 300 किलोमीटर की रेंज में लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर तैनात करने के जवाब में था। पिनाका MK3 और LRGR प्रणालियों से भारतीय सेना की आक्रामक क्षमताओं को पर्याप्त रूप से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगली खबर आ रही है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से। भारत इस साल के अंत में अर्मेनिया को अपने स्वदेशी रूप से विकसित आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू करने वाला है। यह देश के रक्षा नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि अर्मेनिया इस डिफेंस सिस्टम का पहला अंतरराष्ट्रीय ग्राहक बन गया है। आकाश 1S भारत का डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है। अर्मेनिया ने 2022 में 15 आकाश मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया था, जिसकी कीमत 6000 करोड़ रुपए है। यह डिफेंस सिस्टम कमांड गाइडेंस और एक्टिव हार्मिनल सीकर गाइडेंस संयोजन का उपयोग करती है, जो लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसे हवाई खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। इस अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के खरीद से अर्मेनिया के सैन्य क्षमताओं में वृद्धि तथा उसकी रक्षा स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।
आकाश 1S का सफल उत्पादन और अर्मेनिया को उसकी समयबद्ध डिलीवरी रक्षा क्षेत्र में भारतीय बढ़ती ताकत और एक प्रमुख वैश्विक आर्म्स एक्सपोर्ट के रूप में इसके उभरने को रेखांकित करती है। अगली खबर आ रही है डसॉल्ट एविएशन के एमआरओ फैसिलिटी के बारे में। फ्रांसीसी एरोस्पेस दिग्गज डसॉल्ट एविएशन ने नागपुर में जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक स्टैंड अलोन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल एमआरओ सुविधा स्थापित करने की योजना की पुष्टि की है। यह सुविधा भारत के राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के बेड़े की सर्विसिंग के लिए समर्पित होगी। यह निर्णय डसॉल्ट की रिलायंस डिफेंस के साथ डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड DRAL ज्वाइंट वेंचर के तहत मौजूदा साझेदारी से अलग है, जो वर्तमान में फाल्कन बिजनेस जेट और राफेल के लिए पुर्जे बनाने के लिए नागपुर में एक सुविधा संचालित करता है। हालांकि नई एमआरओ सुविधा भारतीय कंपनी के साथ सहयोग के माध्यम से मेक इन इंडिया पहल में सीधे योगदान नहीं करेगी, लेकिन इससे भारतीय वायुसेना IAF और भारतीय नौसेना के राफेल और मिराज 2000 बेड़े के रखरखाव और ओवरहॉल क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अगली खबर रही है DRDO के थ्रू वॉल इमेजिंग रडार की ओर से। DRDO ने थ्रू वॉल इमेजिंग रडार विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है। यह इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पूरे देश में निगरानी और सुरक्षा संचालन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह थ्रू वॉल इमेजिंग रडार हैंडल्ड और ट्राइपॉड ऐसे दोनों कॉन्फ़िगरेशन में डिजाइन किया जाएगा, जो सुरक्षा बलों के लिए बेजोड़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी प्रदान करेगा। इससे ऑपरेटरों को शहरी सेटिंग्स से लेकर दूर दराज के इलाकों तक विभिन्न चुनौतीपूर्ण वातावरणों में रडार को तेजी से तैनात करने में सक्षम बना। थ्रू वॉल इमेजिंग रडार माध्यम से दीवारों जैसी ठोस वस्तुओं को भेदने और उसके पीछे की चीजों की तस्वीरें बनाने के लिए उन्नत रडार तकनीकी का उपयोग किया जाता है। परिवर्तित रेडियो तरंगों का विश्लेषण करके रडार बाधाओं के पीछे छिपे व्यक्तियों, वस्तुओं और यहाँ तक संभावित खतरों का पता लगाया जा सकता है। भारत का महत्वाकांक्षी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण छलांग के लिए तैयार है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों संगठन करना केंद्र में है। भारत के लिए यह अभिनव दृष्टिकोण AMCA जेट के निर्माण की देखरेख के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV मॉडल की स्थापना को शामिल करता है। 3 निजी कंपनियों ने रक्षा मंत्रालय के इस SPV मॉडल EOI पर पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है, जो इस अभूतपूर्व SPV मॉडल में भाग लेने के लिए उनकी उत्सुकता को दर्शाता है। निजी क्षेत्र की बहुतांश हिस्सेदारी वाली SPV AMCA जेट की असेंबली और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी, जिसका उत्पादन 2032 से 2033 के आसपास शुरू होने का अनुमान किया जा रहा है। SPV में शामिल होने वाली कंपनियों के नामों की घोषणा अगले 6 महीनों के भीतर होने की उम्मीद है। अगली खबर आ रही है DRDO के 6th जनरेशन इंजन की ओर से। भारत के DRDO ने अपने 6th जनरेशन के जेट इंजन के विकास में तेजी लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग में गहरी रुचि व्यक्त की है। यह इंजन न केवल आगामी 5th जनरेशन के AMCA फाइटर जेट को शक्ति प्रदान करेगा, बल्कि भविष्य के 6th जनरेशन फाइटर जेट को भी शक्ति प्रदान करेगा। संभावित भागीदारों में सफ्रान, रोल्स रॉयस और GE में से रोल्स रॉयस विशेष रूप से आशाजनक दावेदार के रूप में सामने आता है। टीम टेम्पेस्ट कार्यक्रम में रोल्स रॉयस की सक्रिय भागीदारी रोल्स रॉयस जेट इंजन तकनीकी के लिए एक आइडियल कंपनी साबित होती है, जो 6th जनरेशन के लड़ाकू जेट बनाने के उद्देश्य से समर्पित पहल है। यह भागीदारी 6th जनरेशन के इंजन प्रौद्योगिकी में रोल्स रॉयस के एडवांस रिसर्च और एक्सपर्टाइज को प्रदर्शित करती है। रोल्स रॉयस ने टीम टेम्पेस्ट के लिए विकसित किए जा रहे इंजन की प्रमुख विशेषताओं को सार्वजनिक रूप से उजागर किया है, जो भारत की आवश्यकताओं के साथ उल्लेखनीय रूप से मेल खाती है। आज की अगली खबर आ रही है इसरो की ओर से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आगामी स्वतंत्रता दिवस पर अपने कम लागत वाले छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV को अपनी अंतिम विकासात्मक उड़ान पर भेजने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके सफल प्रक्षेपण के बाद एजेंसी इस छोटे रॉकेट को भविष्य के परिचालन मिशनों के लिए तैयार घोषित करेगी। इसरो ने घोषणा की
यह प्रक्षेपण 15 अगस्त को श्रीहरिकोटा से सुबह 9:27 होगा। इससे एसएसएलवी विकास परियोजना पूरी हो जाएगी और भारतीय उद्योग और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसआईएल द्वारा परिचालन मिशनों को सक्षम बनाया जाएगा। यह एसएसएलवी की तीसरी विकासात्मक उड़ान है। एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है जिसे इसरो ने 500 किलोग्राम के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने के तेजी से बढ़ते बाजार को पूरा करने के लिए विकसित किया है। अपने कम टर्न अराउंड समय और मांग पर लॉन्च करने की क्षमताओं के साथ लगभग 120 टन के लिफ्ट ऑफ मास वाला 34 मीटर लंबा रॉकेट अंतरिक्ष में कम लागत वाली पहुंच प्रदान करने के एजेंसी के प्रयास का हिस्सा है, जबकि अगस्त 2022 में इसका पहला मिशन असफल रहा। इसने फरवरी 2023 में दूसरी उड़ान के दौरान अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया। यह मिनी रॉकेट एजेंसी के नवीनतम माइक्रो सैटेलाइट EOS-08 के साथ उड़ान भरेगा, जिसका उद्देश्य पृथ्वी का अवलोकन करना है और इसका मिशन लाइफ 1 वर्ष है। इसरो के अनुसार मिशन का मुख्य उद्देश्य एक माइक्रो सैटेलाइट को डिजाइन और विकसित करना, माइक्रो सैटेलाइट के साथ संगत पेलोड उपकरण बनाना और भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई तकनीकों का उपयोग करना था। EOS-08 का वजन लगभग 175.5 किलोग्राम है और इसमें 3 पेलोड है जो उपग्रह आधारित निगरानी, आपदा पर्यावरण निगरानी, पर्यावरण आग का पता लगाने, औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदा निगरानी के लिए दिन और रात के दौरान छवियों और कैप्चर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह समुद्री सतह की हवा के विश्लेषण, मिट्टी की नमी के आकलन, हिमालयी क्षेत्र में क्रायोस्फीयर अध्ययन और बाढ़ का पता लगाने के लिए डेटा भी प्रदान करेगा।